25 के आसपास। उसके बाद नया भी कहाँ हुआ है, एक साथ हुआ है। टोटल रजिस्ट्रेशन जो है इसमें वही 25 ही है, अभी भी 25 ही है। स्क्रीन शेयरिंग पहले कर लेते हैं। लेकिन ये है कि काफ़ी सिक्योर है ये। यस सर। इसमें जो है ना फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, बस ये थोड़ा स्पीड थोड़ा खोजता है। स्क्रीन दिखा? यस सर, दिखा। ठीक है तो बहुत सारा। इसमें एक ही थोड़ा सा इशू है, वही स्पीड का थोड़ा सा इशू है, और कुछ नहीं है। स्पीड मतलब बढ़िया रहना चाहिए, तभी ये काम करेगा प्रॉपरली। थोड़ा भी कम स्पीड रहता है तो वार्निंग देने लगता है, जैसे अभी भी वार्निंग दे रहा है। हालांकि स्पीड में दिखा रहा है 4 Mbps से ऊपर, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लिख रहा है कि इट लुक्स लाइक योर इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी अनस्टेबल। अब इसको कितना स्पीड चाहिए? 4 Mbps वाला भी। इसमें मेल आया हुआ है उसका, एक तो इसका मेल आया हुआ है, देखें और किसी का कहाँ गया। देविका का मेल है, 3-4 प्रोग्राम इसका है। ज़्यादा फाइल बहुत ज़्यादा फाइल, 8 अटैचमेंट। इसको पहले डाउनलोड करने दो। पहले फाइल जो हम डाउनलोड किए हैं उसको पहले एक्सट्रैक्ट करना होगा ना। संजीव, हाँ हेलो। ये आज का, हाँ बोलो ना। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है आया ना? इसी को ओपन लिंक, करो आया संजीव। लिंक। लिंक पे क्लिक कर। नहीं ना, वो लिंक नहीं, मेल पे तुम्हारे गया होगा। आया जीमेल पे। अटैचमेंट। तो कहाँ तुम पढ़िए कि थैंक यू लिखा है? तो मेले ना आया होगा जीमेल पर, तो उस पर खोलो ना उसको। उस पर लिखा हुआ है ज्वाइन, लिखा हुआ है बड़ा सा, उस पर क्लिक करो। काटेगी फोन ज्वाइन। तब ना। इसका तो डाउनलोड हो गया डेल्टा का। और मेल जो है, मेल पे और किसी का नहीं। तान्या सिन्हा है ना सर सबसे ऊपर। हम्म, तान्या सिन्हा, नहीं चेक जो किया अभी लेकिन बोले फिर भी। थे हम। अच्छा, उसका कंफर्म नहीं है उसका। मेल पर सर देखें सबसे ऊपर में है। हाँ अभी आया है, इसको अलाउ कर देते हैं। शिवम कुमार सर नहीं है मेरे में, उसको अलाउ नहीं कीजिएगा। बार बार मैसेज कर रहा है कि प्लीज एक्सेप्ट प्लीज एक्सेप्ट। पता नहीं कौन है, रोल में डाला क्या है, नहीं रोल में डाल दिया ना। नहीं है कोई। आया तो तन्या सिन्हा का आया है। आ गया। ठीक, आ गया, इसका डिटेल इसका आ गया है। MCA 03, 3 रोल नंबर है इसका। यस सर। इसको अलाउ कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं इसको। ईमेल आईडी चेंज है। हाँ ईमेल आई डी चेंज है, लेकिन कंफर्म हो गया। यस सर। अब उसका मेल पापा वाला ज्वाइन। मोबाइल से खुली हुई है वही ईमेल आईडी। हाँ नहीं तो अब उसका मेल क्या होगा ना, उस पर क्लिक करने पर ज्वाइन हो जाएगा। यस सर। शत्रुघ्न है, आया हुआ है। दिवाकर भी है। दिवाकर का मैसेज आया हुआ था व्हाट्सएप पे शायद होगा। दिवाकर बोल नहीं रहा है। इसका देखिए व्हाट्सएप से होगा, व्हाट्सएप में होगा। दिवाकर। ये तो है, ये वाला फाइल इसका है reproject.zip, ओपन विथ सेव फाइल।
इसके फोल्डर में इसको डाल देते हैं। अब दोनों का डाउनलोड हो गया। अब जो है स्क्रीन शेयरिंग का है ना, इसको हाइड कर देना होगा। दिवाकर का फिर है, फिर गैप हो गया, लॉगआउट हो गया। देवता तो ऑनलाइन है, इसका दिखा रहा है अभी। पर इसी का मेल चेक करते हैं प्रोग्राम सब, उसके बाद फिर उसका चेक करेंगे। देवता है ऑनलाइन है, साउंड नहीं जा रहा है क्या सर? नहीं वो सब मतलब म्यूट किए हुए है अपना माइक जो है। इसका आज का जो फोल्डर है ना, ये अटैचमेंट 1520 वाला, इसी नाम से फोल्डर बनाए थे। CP इस फोल्डर में इसको कर दिए, या उल्टा हो गया। अब यहाँ पे इसका फाइल सब दिखा रहा है। array1.c, array1.h, array1 main। अच्छा, फिर array.c, array.h, array main.c, steps डॉट, ये तो मेरा वाला है। मतलब ये दो फाइल, इसका दो सेट इसका अलग है, ये एक अलग है और ये एक अलग है। इसमें डिफरेंस क्या हुआ? लेकिन ये तो फोल्डर के अंदर फोल्डर वाला नहीं हुआ ना ये। जैसे मान लो यहाँ पे ये है array.c है, इसको गिनी ओपन कर लेता है। अच्छा, इसमें बस केवल इसका मतलब था कि इनकम्प्लीट इसका है, ये डॉट सी फाइल है, उसमें कुछ है नहीं लिखा हुआ। array1.c ये भी इनकम्प्लीट है। फिर array1.h एंड देन array1 main.c। नहीं, ये सही से नहीं हो पाया हो, मतलब जितना फंक्शन है ना, ये सारा फंक्शन इसी में डिफाइन होना चाहिए था, array1.c में। मेन वाले में क्या होता है, केवल मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन तो इसमें है ही नहीं कहीं, ये काम नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब है कि समझने में इसको दिक्कत है अभी भी। उसका चेक करे जरा, दिवाकर का वो कैसे किया है। दिवाकर तो ऑनलाइन आ गया हुआ है, दिखा रहा है उसका। इसका जो फोल्डर है, और इसके फाइल को क्लोज कर देते हैं। ये कौन सा है, ये किसी दूसरे का है। इसका ये वाला है array project.zip, इसको पर अनजिप कर लेते हैं। अटैचमेंट से बाहर निकले, कीबोर्ड का मेरा स्पेस होता है गड़बड़ हो गया है। अनजिप -l, हाँ ठीक है। ये प्रोजेक्ट के अंदर कौन कंपनी का रखे हुए हैं सर? टीवीएस? ये लॉजिटेक का है, काफी पुराना कीबोर्ड है। मतलब एक साइड से प्रेस करने पे क्या होता है ना, लेफ्ट साइड से कुछ दबा हुआ रह जाता है वो। बाकी सब की काम करता है सही से, केवल स्पेस में लेफ्ट साइड में जब प्रेस करते हैं तो हमेशा प्रेशर रह जाता है। यही प्रॉब्लम, राइट साइड से प्रेस करने पे ठीक काम करता है। इसका ठीक लग रहा है।
दिवाकर का जो है फोल्डर के अंदर फोल्डर बना हुआ है डिलीशन नाम का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका जो मेन फोल्डर है उसमें मेन फाइल कहाँ गया, इसका मेन फाइल तो है नहीं इसके अंदर। तो बिना मेन फाइल का बनाने से क्या फायदा। ये जो इसका फोल्डर है इसमें सॉर्टिंग का डिस्प्ले का ही फोल्डर है, इसके अंदर फिर से फोल्डर बना हुआ है। ऐसे नहीं काम करना था ना, ये तो सबका मतलब ये सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग के अंदर फिर से सॉर्टिंग नाम का फोल्डर है, फिर यहाँ मेन सॉर्टिंग है। ये नहीं, मेन तो एक ही ना होगा, एक प्रोजेक्ट में एक ही मेन फंक्शन होगा। जैसे ये वाला एग्जाम्पल हम बताए थे लास्ट क्लास में, उसमें लगता है कि समझने में दिक्कत हुआ अभी। वो एक फाइल था ना सेप्स प्रोजेक्ट करके था, एक मेरे लैपटॉप में था, इसमें शायद नहीं है क्या, सेप्स प्रोजेक्ट यहाँ पे है ना, ये वाला दिवाकर है क्या ऑनलाइन। हाँ दिखा तो रहा है इसका, लेकिन माइक इसका ऑन नहीं है। तान्या का हुआ सर? ना तन्या का हाँ वो लॉगिन कर चुकी है, अब दिवाकर का हो गया। हेलो यस सर। आ रहा है आवाज। जी आ रहा है। बोले हैं कि जो फोल्डर तुम भेजे हो एरे प्रोजेक्ट वाला, जी उसमें तो जी हर एक ही ना होगा। जैसे यहाँ ये मतलब ये मॉड्यूल हो गया, सॉर्टिंग का मॉड्यूल है, इंसर्शन का मॉड्यूल है, एक्सट्रैक्शन का मॉड्यूल है, ठीक है। लेकिन जैसे ये पूरा जो पूरा प्रोजेक्ट है एरे प्रोजेक्ट, इसका एक ही मेन होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है ना, सॉर्टिंग के अंदर तो फिर से वही सॉर्टिंग का मेन फोल्डर, यहाँ फिर से मतलब ये मेन लिखा हुआ है, मेन सॉर्टिंग दोबारा से। एक प्रोजेक्ट का जो है ना एक ही मेन फंक्शन होगा, केवल मॉड्यूल का डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा रहे थे अभी, ये मेन फोल्डर में आते हैं, ये था ना सेप्स प्रोजेक्ट, इसमें देखो एक ही फाइल है ये सेप डॉट सी, इसमें केवल मेन लिखा हुआ है, दैट्स ऑल। इसमें मेन फंक्शन है डिफाइन किया हुआ है। इसी फाइल क्या कर रहे हैं कि जो अलग अलग मॉड्यूल है उस मॉड्यूल का जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड कर रहे हैं। ये तो हमारा स्टैंडर्ड हेडर फाइल हो गया, ये दोनों। यस और ये हमारा जो रेक्टेंगल मॉड्यूल नाम का जो फोल्डर, उसके अंदर जो रेक्टेंगल डॉट एच है उसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो सर्किल मॉड्यूल जो है उसका जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड कर रहे हैं, और मेन फंक्शन को फिर यहाँ राइट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट का जो मेन फोल्डर है ना उसमें एक ऐसा फाइल होगा डॉट सी फाइल, जिसमें कि मेन नाम का फंक्शन होगा। इसके अलावा बाकी जो सब फोल्डर है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल मॉड्यूल है, तो इसमें इसमें फिर से डॉट सी फाइल है, डॉट एच फाइल है, लेकिन इसमें मेन फंक्शन इसका ही नहीं होगा। जैसे ये जो इसका जो डॉट सी है, रेक्टेंगल डॉट सी, इसमें बस रेक्टेंगल डॉट एच के अंदर जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है उस फंक्शन का बॉडी यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर जैसे इसका जो है, इसी का जैसे ए डॉट एच फाइल हो गया, डॉट एच में कुछ नहीं है, डॉट एच में क्या है कि इसका अपना प्रोटोटाइप है, फिर इसका अपना बॉडी, इसको इधर खिसकाते हैं पहले रुको, फिर यहाँ से इसको ओपन करते हैं, दूसरे मॉड्यूल में जाते हैं, सर्किल वाले में गया, कुछ हो गया, और उसके बाद फिर सेकेंड सर्किल डॉट सी आ गया। अब सारा का सारा प्रोग्राम जो है ना सामने आ गया, एक फाइल है, दूसरा फाइल है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, ये पांचों फाइल एक ही प्रोजेक्ट का है। इसमें ये जो फाइल है सेप्स डॉट सी, ये हमारा मेन फाइल है, इसमें कि मेन फंक्शन है। और रेक्टेंगल डॉट एच और रेक्टेंगल डॉट सी जो है ना वो एक मॉड्यूल का फाइल है। तो ये रेक्टेंगल वाले मॉड्यूल का हेडर फाइल है, और ये रेक्टेंगल वाले मॉड्यूल का लाइब्रेरी फाइल है। फिर ये सर्किल वाले मॉड्यूल का हेडर फाइल है, और ये सर्किल वाले मॉड्यूल का लाइब्रेरी फाइल है। तो ये फाइल और ये फाइल एक फोल्डर में रखा हुआ है जिसका नाम है रेक्टेंगल मॉड्यूल, यहाँ पे दिखता भी है ऊपर में रेक्टेंगल मॉड्यूल। ये फाइल जो है सर्किल डॉट एच और सर्किल डॉट सी, लिखा हुआ है डॉट सी जो है ना वो हमारा मेन फोल्डर में है। इसी चीज को यहाँ पे ट्री कमांड से भी हम उसमें दिखाए थे। ट्री एंड देन द फोल्डर नेम,
ये हो गया मेन फोल्डर। इस मेन फोल्डर के अंदर एक ही डॉट सी फाइल है, वो इस नाम से है, सेप्स डॉट सी नाम से। बाकी इसका दो सब फोल्डर हो गया, ये पहला मॉड्यूल का फोल्डर है और दूसरे मॉड्यूल का फोल्डर है। और फिर उसका अपना लाइब्रेरी फाइल, उसका अपना हेडर फाइल, फिर उसका अपना लाइब्रेरी फाइल, उसका अपना हेडर फाइल। ध्यान ये देना है कि इस डॉट सी फाइल में मेन फंक्शन नहीं होगा, इस डॉट सी फाइल में भी मेन फंक्शन नहीं होगा। मेन फंक्शन जो है ना केवल इसमें होगा और कहीं नहीं होगा। मेन फंक्शन जो है केवल इसी में होगा। समझ में आया? हेलो? भाई सर मेन बनाने नहीं आया था, मेन फंक्शन कैसे बनेगा सर? क्या करना है कि एक ही मेन रखना है, उसको मेन फोल्डर में। जैसे तुम्हारा ये जो फोल्डर है ना जिसका नाम है एरे प्रोजेक्ट, जी वो तुम्हारा मतलब प्रोजेक्ट का मेन फोल्डर हो गया। उसमें एक फाइल हो, मान लो उसका नाम होगा एरे प्रोजेक्ट डॉट सी या एरे डॉट सी, कुछ भी उसका नाम दे सकते हो। कोई जरूरी नहीं उसका नाम मेन डॉट सी हो, लेकिन उस फाइल के अंदर जो है ना मेन फंक्शन डिफाइन किया हुआ होना चाहिए। जैसे हम क्या किए हैं, सेप्स डॉट सी के अंदर मेन फंक्शन लिखे हैं, और फिर जैसे मैं किया है कि रेक्टेंगल मॉड्यूल के अंदर रेक्टेंगल डॉट सी, तो तुम क्या करना कि सॉर्टिंग के अंदर सॉर्टिंग डॉट एच, ठीक है, एक्सट्रैक्शन के अंदर एक्सट्रैक्शन डॉट एच, सर्चिंग के अंदर सर्चिंग डॉट एच, ऐसे इंक्लूड करते चले जाना है। और जी हेडर फाइल है वो यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा, और उसके अलावा मेन फाइल यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा मेन फंक्शन में। और इसमें हम जो जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जैसे मान लो सर्किल यहाँ एरिया कॉल कर रहे हैं, तो ये सर्किल एरिया जिस मॉड्यूल का पार्ट है उस मॉड्यूल के डॉट सी फाइल में डिफाइन किया हुआ होगा। जैसे ये सर्किल का पार्ट है, सर्किल डॉट सी में यहाँ पे सर्किल एरिया डिफाइन किया होगा। ठीक है, इस तरीके से उसको अरेंज कर लेना। सर थोड़ा सा चेंज करना होगा, ज़्यादा नहीं। अभी तो जो फाइल भेजा था उसमें क्या है कि फोल्डर के अंदर फोल्डर बना हुआ है। जी फोल्डर के अंदर फोल्डर नहीं ना बना था, केवल एक ही फोल्डर से काम हो जाता वो। जैसे ये जो तुम्हारा फोल्डर है ना, तो फोल्डर के अंदर फाइल डालना था। जैसे सॉर्टिंग सॉर्टिंग अंदर फिर से एक सॉर्टिंग बना हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे ये फाइल होगा, ये फाइल होगा, ये वाला फाइल यहाँ पे मेन सॉर्टिंग है ये, कैसे ऑप्शन है। हेलो हेलो? तो यस सर। इंसर्शन में भी जो इंसर्शन डॉट एच यहाँ पे होगा, इंसर्शन डॉट सी होगा, लेकिन ये जो फाइल है ना मेन इंसर्शन, ये यहाँ पे नहीं होगा। एक प्रोजेक्ट अच्छा ऐसा है, तो सर जो मेन मेरा जो रहेगा, जो मेरा मेन डॉट सी रहेगा, उसमें तो सारा फंक्शन का फंक्शन डेफिनेशन दिया गया रहेगा, फंक्शन कॉलिंग रहेगा, सब रहेगा। उसका फंक्शन कॉल उसको पहले इंक्लूड कर लेंगे हेडर फाइल्स को। कैसे यहाँ पे जी हमने सेप्स डॉट सी में इंक्लूड किया है ना, इंक्लूड रेक्टेंगल यस मॉड्यूल सर। डॉट एच, सर्किल मॉड्यूल के अंदर सर्किल डॉट एच इंक्लूड किया हुआ है ना। जी ये फोल्डर का नाम हो गया, और जी ये उस फोल्डर के अंदर हेडर फाइल का नाम हो गया। फिर ये फोल्डर का नाम हो गया, और फिर उस फोल्डर के अंदर हेडर फाइल का सर, नाम नहीं। जी इस तरीके से तो तुम्हारे केस में क्या होगा, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के अंदर सॉर्टिंग डॉट एच, डिस्प्ले डिस्प्ले डॉट एच, इंसर्शन इंसर्शन डॉट एच, एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन डॉट एच। जितना मॉड्यूल है ना, हर मॉड्यूल का हेडर फाइल पहले इंक्लूड कर लेना है, और तब यस सर। उसको कॉल करना है। और उसका जो बॉडी है वो उस मॉड्यूल का जो लाइब्रेरी फाइल होगा उसमें उसको डिफाइन किया हुआ रहेगा। सर। थोड़ा सा उसको चेंज करोगे तब हो जाए। मतलब माइंड में ये लेके चलना है कि जो एक प्रोजेक्ट होता है उस एक प्रोजेक्ट में एक ही मेन फंक्शन होता यस सर यस सर। है, एक मल्टीपल मेन फंक्शन का कंसेप्ट नहीं है। मेन एक ही होगा, बाकी हमारा जो मॉड्यूल है वो अलग अलग। जी इतना कर लोगे तब ये परफेक्ट हो जाएगा। यस सर। ना इसको हम एग्जाम्पल भेजे हुए हैं या सेप्स वाला, उसी एग्जाम्पल को फॉलो करना है। यस सर। सेप्स डॉट सेप्स फोल्डर नाम का जो है उसको, चलो उसमें आगे बढ़ते हैं।
एक मिनट आए। हेलो, अब उसमें आगे बढ़ते हैं उस वाले में। जी यही फाइल था हम लोग का। अब इसमें दिखा रहा है, आज दिखा रहा है इसका स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह जो है। फंक्शन रीयूजेबिलिटी, स्पेलिंग सोल्यूशन, इसको ऐसे लिखना है। डायमीटर का स्पेलिंग यहाँ गलत है। उस दिन इसका जो है ना स्पेलिंग चेकिंग काम ही नहीं कर रहा था। बिकम बिकम नहीं होगा, बिकम इफेक्टिव, अनसाइंड, ये तो SIGNED होना चाहिए। आज हो जाएगा, कितना है डेट आज, 2 मई। जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है वो ये है, पॉइंटर पे हम लोग चल रहे थे ना। पहले क्या करते हैं ना कि वो एग्जाम्पल लेते हैं, कॉल बाय रेफरेंस का एक दो एग्जाम्पल दिखाते हैं कैसे वो काम करता है। ये पॉइंटर उसने बता दिए थे, 6 नंबर। फंक्शन कॉलिंग बाय एड्रेस। इसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि फंक्शन का कोई भी आर्गुमेंट, कम से कम एक आर्गुमेंट भी अगर उसका पॉइंटर है, इसका मतलब है कि उस फंक्शन को बाय एड्रेस कॉल किया जा रहा है। और उसका अगर सारा का सारा आर्गुमेंट अगर हमारा सिंपल वेरिएबल है तब वो भी वैल्यू हो जाएगा। तो इफ एनी वन ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ ए फंक्शन is a pointer, then that function is being called by address. Since the name of an array is also a pointer, असल में वो होता है कांस्टेंट पॉइंटर।
and so if any argument of function is array name, then that function is also called by address. जैसे मान लो कि कोई एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है जिसमें सर्किल का एरिया इनपुट लेने के बाद, सर्किल का रेडियस इनपुट लेने के बाद उसका एरिया भी कैलकुलेट करना है और उसका डायमीटर भी कैलकुलेट करना है। तो एक हमारे पास इनपुट है और दो आउटपुट चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि रिटर्न वाला सिस्टम जो है ना, वो रिटर्न वाला सिस्टम यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट में क्या होगा कि एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। तो या तो वो रेडियस के कॉरस्पॉन्डिंग वो एरिया रिटर्न करेगा या फिर वो डायमीटर रिटर्न करेगा। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो एरिया इनपुट ले और साथ में अब दो चीज़ वहाँ से वो डिस्प्ले करे या दो चीज़ वो रिटर्न करे, एक उसका डायमीटर और दूसरा उसका एरिया। उस केस में ये जो कॉल बाय रेफरेंस एड्रेस है ना, इसको हम यूज कर सकते हैं। सपोज we want to define a function which should accept the radius of a circle and then return its diameter and area. So it is not possible in case of call by value, because in that case at one time we can return only one value. However, by changing the nature of the function argument and making it a pointer, we can return more than one values at a time. So in such case there will be two type of function argument: input argument and output argument. Input arguments are simple variables and output arguments are pointer variables. तो इस केस में क्या करना होगा कि हमारा फंक्शन जो है ना, उसमें चूंकि रेडियस इनपुट करना है तो एक आर्गुमेंट होना चाहिए रेडियस के लिए। अब वो जो आर्गुमेंट होगा वो बाई वैल्यू जाएगा, फिर एक आर्गुमेंट होगा डायमीटर के लिए, वो बाई पॉइंटर होगा, और फिर दूसरा आर्गुमेंट होगा, तीसरा आर्गुमेंट होगा वो रेडियस एरिया के लिए, वो भी पॉइंटर होगा। सो इन आवर केस the function will have
3 arguments. One for radius, other for diameter, and the last for area. The nature of radius argument will be a simple variable and the nature of diameter and area arguments will be pointer variable. So the prototype of the function will be like below. इस केस में क्या है ना कि रिटर्न टाइप जो है वो वाइड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना ही नहीं है। इसलिए नहीं करना है कि हमारा जो आर्गुमेंट है वही आउटपुट आर्गुमेंट है। कुछ आर्गुमेंट है जो इनपुट है और कुछ आर्गुमेंट जो है वो आउटपुट है। तो नेचुरली है कि इसका रिटर्न टाइप वाइड होगा। फिर कुछ इसका नाम देंगे। तो नाम क्या करना है, सर्किल से रिलेटेड एक फंक्शन है तो सिंपल इसका नाम देते हैं सर्किल। इस सर्किल के अंदर एक आर्गुमेंट होगा फ्लोट टाइप का जिसका नाम रखेंगे रेडियस। दूसरा आर्गुमेंट होगा फिर फ्लोट टाइप का, इसको पॉइंटर बना लेंगे और इसका नाम हो जाएगा डायमीटर। तीसरा होगा फिर से फ्लोट टाइप का, ये भी पॉइंटर होगा और ये हो जाएगा एरिया। देन सेमीकोलन। एक मिनट इसका सेटिंग थोड़ा चेंज करना। इसका ऑटो सजेस्ट जो है ना थोड़ा लेट से काम कर रहा है, प्रेफरेंस में होना चाहिए। 4 कैरेक्टर प्रेस करने के बाद तब वो ऑटो सजेस्ट काम कर रहा है। इसका कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें। कंप्लीशन ये मैं 4 के बाद कर रहा है, इसको कम करो, 2 ही पे कर देते हैं, अब ये ठीक से काम करेगा। तो इस केस में ये void जो है ये फंक्शन का रिटर्न टाइप हो गया। फंक्शन का नाम हो गया सर्किल। 3 आर्गुमेंट इसके पास है। ये पहला आर्गुमेंट है जो बाई वैल्यू है, ये हमारा इनपुट आर्गुमेंट है। और दूसरा आर्गुमेंट जो डायमीटर है जिसमें स्टार लगा हुआ है ये हमारा आउटपुट है। लाइकवाइज ये जो एरिया है ये भी हमारा आउटपुट है। तो नेचुरल है कि 2 आउटपुट हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। एक आउटपुट है जिसका नाम है डायमीटर और दूसरा आउटपुट है जिसका नाम है एरिया। अब इसका जो लिखेंगे कोड तो वो ऐसे लिखेंगे। इसका जो बॉडी लिखेंगे कि द बॉडी ऑफ दिस function can be written like below। इसको पहले कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक एंड देन पेस्ट इट। अब इसमें जो हमारा आउटपुट वाला आर्गुमेंट है उसके बारे में सोचना है। इनपुट में तो रेडियस आ रहा है, डायमीटर कैलकुलेट करना है। तो डायमीटर क्या होगा 2 इंटू रेडियस। तो इसको ऐसे लिखेंगे, केवल डायमीटर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे स्टार डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। देन स्टार एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई के लिए है वही 3.14 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। तो ध्यान ये रखना है कि जो आर्गुमेंट हमारा आउटपुट आर्गुमेंट है उसको फंक्शन के बॉडी के अंदर जब यूज़ करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके नाम के पहले स्टार लाग तब यूज़ करते हैं।
और जो आर्गूमेंट हमारा सिंपल आर्गूमेंट है, इनपुट के लिए है, उसके नाम के पहले स्टार लगाने की जरूरत नहीं है। इस चीज़ को हमें मेंशन कर लेना जरूरी है कि व्हाइल राइटिंग the body of such function, we should keep in the mind that the name of the output argument should be prefixed with star symbol so that the value add operator will work inside the function body. अब जब इसको कॉल करना है मेन से, तो उस समय कैसे यूज करना है? मेन के अंदर जो है ना, कोई पॉइंटर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वहां बिना पॉइंटर पे काम हो जाएगा। व्हाइल कॉलिंग सच फंक्शन फ्रॉम विद इन द मेन, function, there is no need to define a pointer. We can just make use of ampersand, इसको ऐसे लिखते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर that is ampersand before the name of output variable while calling the function. जैसे मान लो हमारे पास एक कोई मेन फंक्शन है, उसमें इसको यूज करना है, तो लिखेंगे कि इंट मेन। अब यहाँ पॉइंटर का टर्म नहीं सोचेंगे, यहाँ सिंपल सोचेंगे सिंपल वेरिएबल। तो फंक्शन वेरिएबल डिफाइन करना है किसके लिए? रेडियस के लिए, डायमीटर के लिए, एरिया के लिए। तो अब यहाँ लिखेंगे कि फ्लोट। अभी क्या करते हैं कि वेरिएबल नाम चेंज कर लेते हैं, आर फॉर रेडियस, डी फॉर डायमीटर एंड ए फॉर एरिया। फिर प्रिंटफ इंटर radius, then scanf %f ampersand r, क्योंकि वेरिएबल का नाम यहाँ पे r दिया हुआ है। तो रेडियस आ गया हमारे पास। अब कैलकुलेट करना है d को और कैलकुलेट करना है a को, तो सिंपली फंक्शन कॉल कर लेना है इसको, सर्किल को। यहाँ लिखेंगे कि सर्किल फर्स्ट वेरिएबल इज r, सेकेंड वेरिएबल हमारा जो d है वो आउटपुट है। तो d को क्या करेंगे, एक मिनट, एक स्टूडेंट को बोल देते हैं। हेलो, हाँ बोले हैं कि सुनो ना, वो हम आधे घंटे में कॉल करते हैं, क्लास में है। कल जो है हम शाम में भूल गए तुमको कॉल बैक करना है, परसों तुम्हारा कॉल आया था ना, नहीं कॉल बैक करते हैं आधे घंटे में, ठीक। तो इसमें क्या करना है ना, कि ये डी जो हमारा है ये आउटपुट वाला है, इसके नाम के बाद लगा देना है एम्परसेंड, फिर एम्परसेंड ए, क्योंकि ए भी जो है आउटपुट फंक्शन, आउटपुट वेरिएबल है। अब ये जो फंक्शन है इसमें क्या हो गया कि ये आर जो है ये हमारा इनपुट के लिए हो गया, और ये डी जो है ये हमारा आउटपुट हो गया, फिर ये ए जो है ये भी आउटपुट हो गया। अब फंक्शन कॉल करने के बाद इसको यहाँ प्रिंट करके डिस्प्ले कर देना है, प्रिंट diameter is %f/n
कॉमा डी। likewise printf area is %f /n a and then the return 0. अब इस कोड को ले चलते हैं टेस्ट करने के लिए कि कैसे ये काम करेगा। तीन चीज हमारे पास है, एक फंक्शन का पहले एक प्रोग्राम बना लेते हैं। सेव करो इसको, सेव है इस फोल्डर में जाना चाहिए इसको। ये सेकेंड सेमेस्टर के अंदर CS02 यहाँ पे इसका नाम देते हैं सर्किल। कॉल बाय सर हाँ सर वो डिस्प्ले बड़ी के अंदर क्यों नहीं किए डायमीटर और वही इसमें जी क्या इसमें क्या पूछना है? मतलब रिटर्न नहीं किए ना यहाँ पे बड़ी में हम लोग रिटर्न वैल्यू नहीं दिए क्योंकि पॉइंट एड्रेस पॉइंटर है रुको इस कोड को तो वहाँ ले चलते हैं। इस कोड को वहाँ ले चलते हैं। एक तो लिखेंगे कि हैश इंक्लूड stdio.h, फिर फंक्शन का प्रोटोटाइप, देन द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हमारा ये वाला है। एंड आफ्टर द मेन फंक्शन बॉडी ऑफ द सर्किल फंक्शन, मतलब ये इसके लास्ट में जाएगा। ऐसे ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि प्रॉपर तरीका ये काम करने का, ये सही तरीका हुआ है। अब इसमें जो है ना क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर सेव कर लो। जिस समय इसको हम कॉल कर रहे हैं सर्किल को, उस समय तो एक तो पास कर रहे हैं आर को, तो आर हमारा इनपुट हो गया। ये आर का वैल्यू जो है ना ये आ जाएगा रेडियस में, लेकिन डी का वैल्यू नहीं आएगा डायमीटर में। डी का हमारा जो एड्रेस है वो आ जाएगा डायमीटर में। तो ये जो डायमीटर है दिस इज ए पॉइंटर, जी ये जो रेड एरिया है दिस इज ए पॉइंटर, ठीक है। तो ये पॉइंटर जो है ना डायमीटर नाम का, ये क्या करता है, इस डी के एड्रेस को कंटेन करता है। फिर ये एरिया नाम का जो पॉइंटर है ये भी क्या कर रहा है, ये ए के एड्रेस को कंटेन कर रहा है। अब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि पॉइंटर में चेंज नहीं कर रहे हैं, ये पॉइंटर जिस वेरिएबल का एड्रेस रखे हुए हैं ना उसमें चेंज कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, ये अल्टीमेटली डी के वैल्यू को चेंज कर रहा है, और अल्टीमेटली ये जो है ना ये ए के वैल्यू को चेंज कर रहा है। इसको डायग्राम में एकदम दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं कि हियर इसको ऐसे लिखो कि इट इज चेंजिंग द वैल्यू ऑफ डी एज the address of D is stored in diameter. Similarly यहाँ पे क्या हो रहा है कि it is changing the value of A as the address of A is stored in area, ठीक है। तो यहाँ ये जो D है ना दिस इज द वेरिएबल ऑफ मेन फंक्शन, और ये डायमीटर जो है दिस इज द पॉइंटर ऑफ सर्किल फंक्शन। उस तरीके से यहाँ जो A है दिस इज द वेरिएबल ऑफ मेन फंक्शन, लेकिन ये जो एरिया है दिस इज द पॉइंटर ऑफ सर्किल फंक्शन। तो डायमीटर हमारा यहाँ पे एक पॉइंटर है,
जो इस डी एड्रेस को कंटेन करता है। फिर ये एरिया जो है ये भी हमारा एक पॉइंटर है जो इस एक एड्रेस को कंटेन करता है। तो नेचुरली है कि जब यहाँ डी में हम कुछ डायमीटर में कुछ चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट होता है डी के ऊपर, और एरिया में हम जब कुछ चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट होता है ए के ऊपर। इसी कारण से यहाँ पे रिटर्न करने का कंसेप्ट नहीं है। तो रिटर्न अगर करेंगे तो एक बार एक ही वैल्यू रिटर्न कर पाएंगे, दो वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये सिस्टम लगाया था। तो ये जो फंक्शन है ना, इसमें दो तरह का इसमें आर्गूमेंट है। ये हमारा हो गया इनपुट आर्गूमेंट, और ये हमारा हो गया आउटपुट, और ये भी हो गया आउटपुट। डाटाबेस जब पढ़ोगे ना डाटाबेस, तो डाटाबेस में एक कंसेप्ट होता है स्टोर्ड प्रोसीजर का। उस स्टोर्ड प्रोसीजर में कुछ हम लोग डिफाइन करते हैं, तो वहाँ भी जो है ना इस तरह का सिस्टम यूज होता है। मतलब वहाँ आर्गूमेंट के नाम का पहले लगाना पड़ता है कि इन नाम का एक कीवर्ड होता है एक आउट नाम का कीवर्ड है। इन अगर लगा दिए इसका मतलब है कि वो इनपुट आर्गूमेंट है, आउट अगर लगा दिए इसका मतलब है कि आउटपुट आर्गूमेंट है। तो वही चीज़ यहाँ भी है, बस यहाँ पे है कि इन आउट नहीं लिखना है। यहाँ अगर हम स्टार यूज़ कर लिए इसका मतलब है कि वो आउटपुट हो गया, और बिना स्टार का अगर यूज़ कर लिए तब वो इनपुट हो गया। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, काम तो कर ही जाएगा ये। इसका नाम है सर्किल कॉल बाय एड्रेस, इसी फोल्डर में रखा हुआ है। तो जीसीसी सर्किल कॉल बाय एड्रेस कंपाइल हो गया, एंड देन ए डॉट आउट, रेडियस इज 4 आ गया, डायमीटर और एरिया उसका। अब ये काम कैसे किया, तो इसके लिए होता है कि फिर वही सिस्टम लगाना होगा एक्सेल वाला। ऑफिस में आते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क। अब यहाँ सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है कि हमारे पास दो फंक्शन है। एक फंक्शन है जिसका नाम है मेन, और दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है सर्किल। तो मेन का जो एरिया है वो अलग होगा, और सर्किल का जो एरिया है वो अलग होगा। दोनों दो होगा अलग अलग। पूरा नहीं, आगे थोड़ा स्लो है। इसमें इस फाइल को पहले सेव कर लेते हैं, उसी फोल्डर में डाल देते हैं, होम के अंदर, एमसीए सेकेंड सेमेस्टर के अंदर ये वाला फोल्डर। कॉल बाय एड्रेस, ये इसका नाम पूरा दो, सर्किल कॉल बाय एड्रेस, और टाइप में जो है वो कर देते हैं इसका टाइप एक्सेल का टाइप, एक्सेलएस, देन सेव इट। एक्सेल अब जैसे यहाँ देखो क्या हो रहा है कि जो मेरा प्रोग्राम है ना, उस प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले कंट्रोल कहाँ आएगा, मेन में आएगा। तो कंपाइलर क्या करेगा कि मेन नाम का जो फंक्शन है ना उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट करेगा। तो मान लो ये पूरा कंप्यूटर का जो मेमोरी है वो हमारा ये वाला है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा मेमोरी है। इसको पहले बाउंड्री कर देते हैं इसका। तो ये कंप्लीट मेरा मेमोरी हो गया कंप्यूटर का। बड़ी छोटा दिख रहा है, इसका साइज जो कुछ बढ़ेगा यहाँ से, ठीक है। जब प्रोग्राम रन किया तो क्या हुआ कि पहली बार कंट्रोल किया कि इसमें मेन में, तो कंपाइलर क्या करेगा कि इस मेन के लिए एरिया रिजर्व करेगा, और उसमें 3 वेरिएबल डिफाइन कर लेगा, आर नाम का, डी नाम का और ए नाम का। तो मेन के लिए पहले एक एरिया लोकेट किया जाएगा। मान लो मेन हमारा जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेन है, ये जो एरिया है, अब सपोज ये मेन के लिए है, इसको लिख दें यहाँ पे मेन। अब इस मेन फंक्शन में 3 वेरिएबल हैं, एक है आर नाम का, तो मान लो इसका ये वाला है, फिर दूसरा एक है मान लो डी नाम का, तो डी वाला बाय द वे यहाँ पे है, और एक हमारे पास है जिसका नाम है ए नाम का। तो ये फर्स्ट वेरिएबल है जिसका नाम आर है, इस वेरिएबल का नाम जो है डी है, और इसका नाम ए है। इसका अपना कुछ एड्रेस होगा, क्या करते हैं ना, सबका पहले सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। इस पूरे लोकेशन में जो कुछ भी लिखाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसको सेंटर लाइन कर लेते हैं।
सेंट्रल लाइन रहेगा तो समझने में आसानी होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है इसको सेंटर में, ये आर नाम का जो वेरिएबल है ना, इसका कुछ ना कुछ अपना एड्रेस होगा। जैसे मान लो इसका एड्रेस है 1001, फिर ये डी जो है इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस है। इसका मान लो एड्रेस है 2002 और सपोज इसका एड्रेस है 3003। जब यूजर से हम इनपुट लेते हैं रेडियस का, तो वो रेडियस यहाँ स्टोर हो गया। जैसे 4 आया था तो मान लो 4 यहाँ पे स्टोर हो गया। उसके बाद इनपुट लेने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि फंक्शन कॉल कर रहे हैं दूसरा, उस फंक्शन का नाम है सर्किल। तो जैसे कंट्रोल सर्किल में जाएगा तो सर्किल के लिए फिर से एक जगह एलोकेट किया जाएगा। तो अब जो जगह एलोकेट होगा वो दूसरे फंक्शन के लिए होगा, उसका नाम होगा बाय द वे सर्किल। मान लो एक एरिया एलोकेट किया गया यहाँ पे, इस एरिया, ये जो एरिया बन गया ये बन गया किसके लिए, ये एक अलग से फंक्शन हमारे पास जो है उसके लिए एलोकेट किया गया जिसका नाम है सर्किल। तो सर्किल में जब कंट्रोल गया तो यहाँ कोड से क्लियर है कि यहाँ भी 3 वेरिएबल डिफाइन किया गया। एक का नाम दिया गया रेडियस, एक डायमीटर और एक एरिया। लेकिन रेडियस जो है सिंपल वेरिएबल था और डायमीटर और एरिया जो है वो पॉइंटर है। और साथ ही साथ क्या होगा, आर का जो वैल्यू होगा वो रेडियस में आ जाएगा, डी का जो एड्रेस होगा वो डायमीटर में आएगा और ए का जो एड्रेस होगा वो एरिया में आएगा। तो ये जो हमारा लोकेशन है सर्किल वाले के लिए, इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन होगा रेडियस के लिए, दूसरा बाय द वे डिफाइन हो गया हमारा डायमीटर के लिए, तीसरा कहीं पे डिफाइन हो गया, ये हो गया एरिया के लिए। इसका नाम है रेडियस, इसका नाम है डायमीटर। क्या करते हैं, डायमीटर के पहले स्टार लगाया जाए ताकि वो पता चलेगा कि ठीक है कि वो सिंपल वेरिएबल नहीं है, दिस इज ए पॉइंटर। देन इसका जो नाम है ये हो गया स्टार और एरिया। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा ना तो रेडियस में आर का वैल्यू आएगा, तो आर का वैल्यू 4 है तो 4 यहाँ पे आ गया। और इस डायमीटर में क्या होगा, डायमीटर में डी का एड्रेस आएगा। तो डी में तो कोई वैल्यू भी है नहीं, लेकिन डी का एड्रेस है। ये एड्रेस जो है ना 2002, ये एड्रेस हमारा यहाँ पे आ गया। फिर ये जो एरिया है इसमें ए का एड्रेस आएगा, तो ए का एड्रेस है 3003, ये एड्रेस यहाँ पे आ गया 3003। ये समझ में आया। अब जब कंट्रोल हमारा आ गया फंक्शन के अंदर, सर्किल वाले फंक्शन के अंदर, सर्किल नाम का जो फंक्शन है उसमें जब कंट्रोल किया, तो यहाँ हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं कि स्टार डायमीटर। स्टार डायमीटर का मतलब हो गया कि वैल्यू एट एंड देन डायमीटर। तो वैल्यू एट, तो वैल्यू एट 2002, तो 2002 जो है वो एड्रेस है, तो उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को ओवरराइट करना है इससे 2 इंटू रेडियस। तो रेडियस का वैल्यू 4 है तो 4 इंटू 2 दैट इज 8। ठीक है, तो वो 8 जो है ना वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो 8 यहाँ पे चला गया। उसके बाद फिर जैसे एरिया है तो एरिया वाले में क्या होगा कि पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आया था वो जो वैल्यू हमारा है 50.24। तो ये 50.24 जो है ना वो यहाँ स्टोर हो जाएगा 50.24 ऐसा कुछ। और फिर जैसे हमारा कंट्रोल इस फंक्शन से फिर वापस जाएगा मेन में जिस मोमेंट में, उसके बाद क्या होगा ना कि ये हमारा जो एरिया है, ये जो सर्किल के लिए जो एरिया एलोकेट किया गया है ये लॉस्ट हो जाएगा। मतलब इसका वैलिडिटी तभी तक है जब तक कंट्रोल हमारा इसके अंदर है। जैसे ही कंट्रोल इससे बाहर निकला वैसे ही ये एरिया मेरा लॉस्ट हो जाएगा। और इसमें इसका कंट्रोल तब तक रहेगा जब तक कि प्रोग्राम रन करता हुआ रहेगा, क्योंकि प्रोग्राम रन कर रहा है इसका मतलब है कि मेन फंक्शन हमारे पास है। तो मेन फंक्शन का जो वैलिडिटी है वो हमेशा बना रहता है जब तक प्रोग्राम रनिंग मोड में रहता है। बाकी फंक्शन का जो वैलिडिटी है वो चेंज होता रहता है, वो डिपेंड करता है कि कब हमने फंक्शन को कॉल किया। तो जिस मोमेंट फंक्शन को हमने कॉल किया उस मोमेंट में उसके लिए एरिया एलोकेट होता है, उसके लिए वेरिएबल या पॉइंटर डिफाइन किया जाता है, फिर उसका कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन होने के बाद जैसे वहाँ से कंट्रोल वापस आता है तो उसी मोमेंट में क्या होगा कि वो इसके लिए जो एरिया एलोकेट किया गया ना इस एरिया को रिलीज कर देता है। जैसे वो रिलीज करेगा तो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सब का सब लॉस्ट हो जाएगा। यही कारण है कि मेन के अंदर से हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, मेन के अंदर से हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं और मेन के अंदर से इसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि जिस समय कंट्रोल हमारा मेन में रहता है उस समय ये सब वेरिएबल नहीं रहता है, और जैसे कंट्रोल हमारा यहाँ आता है उस मोमेंट में ये वेरिएबल और ये वेरिएबल तीनों एग्जिस्टेंस में आ गया। और जब तक कंट्रोल हमारा सर्किल के अंदर है तब तक ये तीनों वेरिएबल है, और फिर जैसे ही कंट्रोल यहाँ से वापस मेन में गया उसी मोमेंट में फिर ये भी लॉस्ट हो गया, ये भी लॉस्ट हो गया और ये भी लॉस्ट हो गया। तो इस कारण से क्या होता है कि मेन के अंदर जब मेरा कंट्रोल है तो उस समय हमारा, लेकिन जब कंट्रोल मेरा यहाँ रहता है तो उस समय मेन का वैलिडिटी बना रहता है। हाँ, ये अलग बात है कि इसके वेरिएबल को यहाँ हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वेरिएबल है आर नाम का, इसका स्कोप केवल इसी लोकेशन पर है। फिर ये जो वेरिएबल है डी नाम का, इसका भी स्कोप केवल इसी लोकेशन में है। लाइकवाइज ये जो वेरिएबल है ए नाम का, इसका भी स्कोप केवल यहीं पर है। तो स्कोप भले यहाँ पर है, लेकिन हमने सिस्टम क्या लगा दिया, सिस्टम ये किया कि डी के एड्रेस को चूंकि यहाँ पास कर दिया, तो भले ही इसका स्कोप यहाँ है, लेकिन इसका जो एड्रेस है क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए जब यहाँ हम चेंज करते हैं तो वो चेंज हमारा अल्टीमेटली यहाँ होता है। लाइकवाइज जब यहाँ चेंज करते हैं तो वो चेंज हमारा अल्टीमेटली यहाँ होता है। इसीलिए इसको बुलाता है कॉल बाय रेफरेंस। ये रिमोट वे में काम करता है। चेंज स्टेटमेंट कहीं और लिखा रहता है, स्टेटमेंट किसी और फंक्शन में है और उसका इफेक्ट किसी दूसरे फंक्शन के वेरिएबल में हो रहा है। इस कारण से इसी को बुलाया जाता है कॉल बाय एड्रेस या फिर कॉल बाय रेफरेंस, दोनों में से जो कर लो। सर हाँ, अच्छा, उसी में अगर फंक्शन में जैसे हम लोग अलग दो, मतलब जैसे पहले ही हम लोग लेते हैं कोई इनपुट 4 या 5 ऐड करने के लिए या फिर एरिया निकालने के लिए एक सेम लेते हैं एक, उसके बाद फिर अलग अलग चेंज करना हो, अगर वेरिएबल का नाम वैल्यू अगर 4 फिर उसके बाद 5 फिर 10 ऐसे लेना हो, तो फिर वो फंक्शन में कैसे काम करता है, फंक्शन कॉल हम कैसे मतलब करते हैं? पॉसिबिलिटी है ना। एक तो है कि कॉल बाय रेफरेंस हो गया। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि यहाँ से वैल्यू हमारे पास यहाँ आया, ठीक है, और फिर जब वापस जब रिटर्न जाता है यहाँ से फिर वापस यहाँ, तो उस मोमेंट में क्या करता है कि जो रिटर्न स्टेटमेंट इसका है ना, वो उस वैल्यू को रिटर्न बैक कर देता है। जैसे मान लो कोई फंक्शन हमारे पास दूसरा फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है कॉल बाय वैल्यू का यूज करते हुए, जैसे एक फंक्शन मान लो हम डिफाइन करते हैं डायमीटर के लिए, तो यहाँ लिखेंगे कि फ्लोट डायमीटर और फ्लोट रेडियस, या हाँ ठीक है, फ्लोट रेडियस, या इसका नाम कर दो आर ए डी फॉर रेडियस। अब यहाँ करो, इसके बॉडी को यहाँ डिफाइन करेंगे, तो इसको यहाँ सेमीकोलन दे देते हैं। तो ये मेरा दूसरा फंक्शन हो गया, ये केवल कॉल बाय वैल्यू काम कर रहा है, ये कॉल बाय एड्रेस काम नहीं कर रहा है। अब इसमें क्या करना होगा कि यहाँ पे रिटर्न करना होगा। यहाँ पे आप एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे डायमीटर के लिए, तो मान लो फ्लोट एक डिफाइन कर लिए डायमीटर के लिए डी आई करके, और डी आई इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, जो इसका अपना वेरिएबल है। अब यहाँ मजबूरी क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा, रिटर्न डी आई। ऊपर वाला जो फंक्शन था ना, इसमें कहीं रिटर्न नहीं लिखा हुआ था जी वाले में, इसमें रिटर्न लिखा हुआ है। तो रिटर्न अब क्या है कि जिस समय हम कॉल करेंगे इसको यहाँ से, ठीक है, तो उस समय कॉल करते समय ऐसे कॉल करना होगा, यहाँ लिखना होगा कि डी इक्वल टू फंक्शन नेम इज डायमीटर, और उसमें पास कर रहे हैं आर। अब यहाँ क्या हुआ, जिस समय फंक्शन को कॉल किया गया डायमीटर को, उस समय आर पास किया गया, तो इस आर का वैल्यू आ गया रेडियस में, आर ए डी। फिर इस आर ए डी को यूज करके हमने डी आई को कैलकुलेट कर लिया। फिर ये जो रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हुआ है रिटर्न डी आई, वो तो उसमें आ गया, फिर वापस जाके डी यहाँ में चल रहा है। में साइन हो जाएगा। अगर हम बाय द वे अगर यहाँ पे डी इक्वल टू नहीं लिखेंगे, केवल लिख देंगे डायमीटर, तो ऐसा नहीं कि फंक्शन कॉल नहीं होगा, फंक्शन कॉल भी होगा, फंक्शन रिटर्न भी कर रहा है, लेकिन उसके रिटर्निंग वैल्यू को हम कहीं कैप्चर नहीं कर रहे हैं। हाँ तो लॉस्ट हो गया वो वैल्यू, उस वैल्यू को फिर दोबारा हम कहीं डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। इसलिए जनरली हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि डी इक्वल टू डायमीटर, मीन्स इस फंक्शन का जो रिटर्निंग वैल्यू आया वो वैल्यू जो है वो डी में स्टोर हो गया। अब बाद में उसको डिस्प्ले कर देंगे, जैसे डिस्प्ले करना है वो हमारा इंटेंशन है। कैसे यहाँ डिस्प्ले की है, प्रिंटफ से। जी जी किस समय कंट्रोलिंग आया, क्या हुआ, तो जिस मोमेंट में कंट्रोलिंग सर्किल के अंदर आया या जिस मोमेंट में कंट्रोलिंग हमारे डायमीटर के अंदर आया, उस मोमेंट में इस फंक्शन का जो वेरिएबल है वो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, या यहाँ भी एक्सेसिबल नहीं है। जिस मोमेंट में कॉल होता है, असल में जिस मोमेंट में कॉल होता है ना, जैसे जब हम यहाँ लिखते हैं कि डायमीटर आर, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना, अल्टीमेटली यहाँ पे ये हो रहा है कि हम लोग लिख रहे हैं कि रैड इक्वल टू आर,
और कुछ नहीं। अल्टीमेटली यहाँ पे ये हो रहा है कि अल्टीमेटली वी आर राइटिंग रेड इक्वल टू आर। मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ जो आर का वैल्यू है ना उसको हम रेड में प्लेस कर रहे हैं। रेड जो है वो इसका वेरिएबल है, डायमीटर का वेरिएबल है। सिमिलरली जब यहाँ पे हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं इस मूवमेंट में, लाइन नंबर 11 में, तो यहाँ बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं हम लोग कि रेडियस इक्वल टू आर। एक स्टेटमेंट ये लिख रहे हैं, दूसरा लिख रहे हैं कि डायमीटर इक्वल टू %d, एंड देन एरिया इक्वल टू %a। तो यहाँ पे ये है कि असल में इस फंक्शन का नाम भी चेंज करना होगा, क्योंकि डायमीटर नाम का नहीं, कोई जरूरत नहीं, चल जाएगा काम ये। तो यहाँ ये जो डायमीटर रेडियस है ना, दिस इज वेरिएबल ऑफ सर्किल फंक्शन। ये जो डायमीटर है दिस इज पॉइंटर ऑफ सर्किल फंक्शन। ये जो एरिया है दिस इज पॉइंटर ऑफ सर्किल फंक्शन। और ये जो आर है दिस इज वेरिएबल ऑफ मेन फंक्शन। डी इज द वेरिएबल ऑफ मेन फंक्शन एंड ए इज द वेरिएबल ऑफ मेन फंक्शन। इस मूवमेंट में क्या होता है कि इस मूवमेंट में ये हमारा जो ये हो गया कॉलिंग फंक्शन और ये हो गया कॉल्ड फंक्शन, फिर यहाँ पे ये हो गया कॉलिंग और ये हो गया कॉल्ड फंक्शन। तो कॉलिंग फंक्शन का जो वेरिएबल है उसका जो वैल्यू है वो कॉल्ड फंक्शन के आर्गुमेंट में जा रहा है। फिर कॉलिंग फंक्शन का जो वेरिएबल है उसका जो एड्रेस है वो कॉल्ड फंक्शन के आर्गुमेंट में जा रहा है। और जैसे ही कंट्रोल यहाँ आया तो अब इसके इसका वेरिएबल अभी वैलिड है, ऐसा नहीं कि वैलिड नहीं है, वैलिड है लेकिन एक्सेसिबल नहीं है। और फिर जब वापस कंट्रोल यहाँ से यहाँ जाएगा तो अब ये सब वेरिएबल में लॉस्ट हो जाएगा और ये वेरिएबल पहले स्थायी अब एक्सेसिबल हो जाएगा। मतलब माइंड में ये लेके चलना है कि कौन सा वेरिएबल कब तक वैलिड है और कहाँ से एक्सेसिबल है, उसके अकॉर्डिंगली उस फंक्शन का जो है ना इफेक्ट पड़ता है उसका। तो ये दोनों एग्जाम्पल इसमें आ गया। एक एग्जाम्पल हो गया कॉल बाई वैल्यू का और ये एग्जाम्पल हो गया कॉल बाई एड्रेस का। समझ में आया ये? जी। ऐसा कुछ नहीं है कॉम्प्लेक्स, बस ये टेक्निक इसका यही है कि अगर मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करना है तो फंक्शन का जो आर्गुमेंट है ना उसको पॉइंटर कर लेना है। और सेम यही काम होता है एरे वाले केस में। एरे में भी हम लोग वही काम करते हैं। इस फाइल को हम क्या करते हैं, कुछ फिर से सेव कर देते हैं, इसका फॉर्मेट चेंज करके, फॉर्मेट पेज, पेज का जो साइज है तो बढ़ाया था, इसको A4 है, इसको A3 कर दो, A3 करके और इसको लैंडस्केप कर दो। ओके, अभी भी इधर चला जा रहा है, कोई बात नहीं, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। मैं कट करके इसको स्टार्टिंग में कहीं पेस्ट कर देते हैं। अब जरा इसको कन्वर्ट करते हैं पीडीएफ में, कि पीडीएफ में क्या दिखा रहा है। ये पीडीएफ आ गया, इसको पीडीएफ भी कर सकते हो। दिख रहा है? जी। ये पूरा क्लियर है? ये मेरा पूरा मेमोरी है, ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन का ये वेरिएबल है, उसका एड्रेस है, वैल्यू है, ये वेरिएबल है, एड्रेस है, वैल्यू है, फिर ये सर्किल है, सर्किल का अपना फंक्शन है। और जिस समय कंट्रोल आया फिर जिस समय कंट्रोल गया उसको अपना माइंड में सेट कर लेना है। इस तरीके से जो है ना 2-3 प्रोग्राम बना के चेक कर लेना होगा कॉल बाई रेफरेंस का यूज करते हुए। उसका हम 1-2 एग्जाम्पल दे देते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए हम देते हैं। सब में क्या करना है, यूज करना है कॉल बाई रेफरेंस या कॉल बाई एड्रेस। अभी कॉल बाई वैल्यू यूज नहीं करना है। एक आर्गुमेंट ऐसा होगा जो कॉल बाई वैल्यू होगा, कुछ आर्गुमेंट ऐसा होगा जो कि कॉल बाई रेफरेंस होगा या कॉल बाई एड्रेस। डिसाइड करना है कि कौन सा हमारा इनपुट होगा और कौन सा आउटपुट होगा। जैसे टास्क 1.5.20.8
write a program using function call by address to calculate area and perimeter of a rectangle. एकदम सिंपल है। तो रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ उसको क्या करना है, हाँ और फिर वो फंक्शन क्या करेगा कि उसका एरिया रिटर्न कर देगा और उसका पेरीमीटर रिटर्न कर देगा। पेरीमीटर, तो दो इनपुट इसमें होगा और दो इसमें आउटपुट होगा। दो आउटपुट। हाँ फिर ये टू राइट ए प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन कॉल बाय एड्रेस टू check whether a number is even or odd। तीसरा इसी से मिलता जुलता है बिल्कुल। to check whether a number is prime or not। अच्छा, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। नेक्स्ट ये करना है टू calculate the sum of digits of a number as well as to रिवर्स द नंबर। मतलब क्या करना है कि एक फंक्शन ऐसा डिफाइन करना है जिसमें एक नंबर पास करना है और वो फंक्शन क्या करेगा ना कि उस नंबर में जितना डिजिट है उसका सम भी रिटर्न करेगा और साथ में उसको रिवर्स करके भी रिटर्न कर देगा वहाँ से। तो नेचुरल है कि एक इसमें इनपुट आर्गुमेंट होगा और दूसरा जो है इसमें आउटपुट आर्गुमेंट होगा। सब में जो जितना फंक्शन बनेगा किसी सबका रिटर्न टाइप वॉइड करना है, किसी का भी रिटर्न टाइप वॉइड के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, केवल वॉइड होगा। कंसंट्रेशन इस पर करना है कि कौन सा आर्गुमेंट हमारा बाई वैल्यू जाएगा और कौन सा आर्गुमेंट हमारा बाई एड्रेस जाएगा। तो रिटर्न बैक लेना है, उस पर बाई एड्रेस करना है और जिसको इनपुट हमारा है वो, जैसे पहले वाले केस में दो इनपुट दो आउटपुट, इसमें एक इनपुट एक आउटपुट, यहाँ भी एक इनपुट एक आउटपुट और यहाँ एक इनपुट और दो आउटपुट, इस टाइप से ऐसा कुछ करना है उसको। एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, जैसे लीप ईयर का एग्जाम्पल है उसको बना सकते हो, या फिर हम लोग जो बनाते हैं वो कि स्टूडेंट पास है कि फेल है उसको बना सकते हैं, या फिर स्टूडेंट का ग्रेड कितना आया, ए ग्रेड है कि बी ग्रेड है कि सी ग्रेड है उसको बना सकते हैं। किसी भी इसके पहले जितना फंक्शन बना हुआ है जिसमें हम लोग कॉल बाय वैल्यू यूज किए हैं उन सारे फंक्शंस को चाहे तो कॉल बाय एड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये होता है कि ये चार बनाना जो है ना सफिशिएंट है, चार से काम हो जाएगा। कैसे भी कल संडे है, कल क्लास करना है नहीं, उसको बना करके फिर मंडे को फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है? इसमें सर हाँ सर वो लूप है ना, लूप और फंक्शन में डिफरेंस होता है क्या? लूप अलग चीज है, फंक्शन अलग चीज है। देखिए सर तो जैसे वो
लूप जो है वो तो दूसरे पर्पस के लिए ना, वो है कि एक ही स्टेटमेंट को बार बार यूज करना है उसके लिए है। जैसे किसी फंक्शन के अंदर हम लूप यूज कर सकते हैं, जैसे इसमें यूज करना होगा थर्ड वाले में, या लूप से हम फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं। लूप इज डिफरेंट थिंग, लूप इज ए कंट्रोल स्टेटमेंट, मतलब किसी स्टेटमेंट को कैसे रन करना है, कितनी बार रन करना है उसके लिए। अब फंक्शन जो है वो ग्रुपिंग स्टेटमेंट है। फंक्शन में क्या कहते हैं कि बहुत सारे स्टेटमेंट का एक कॉमन नाम देते हैं, उस नाम से उस सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार कॉल करते हैं। तो दोनों का पर्पस अलग अलग है, लूप का जी। पर्पस, फंक्शन का पर्पस अलग है, दोनों दो चीज़ें। ठीक है, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट है वो अलग चीज़ है, तो वो डिपेंड करता है कि हम क्या यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, उस पर डिपेंड करता है। जितना फंक्शन हम लिखेंगे उस फंक्शन में लूप भी आ सकते हैं, या हमारा जो मेन फंक्शन है उसमें जो लूप है उसके अंदर फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। ये सब उसका डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है उस लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का। इस फाइल को हम अभी उस पर डाल देंगे थोड़ी देर में, प्लस PDF फाइल भी डाल देंगे। और क्या करना है, इसको बना करके फिर मंडे को, फिर मंडे से पहले इसको सेंड कर देना है मेरे मेल ID पे, मेल पे या फिर व्हाट्सएप पे, कहीं दोनों चलेगा। ठीक है सर।